नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय न्यायपालिका यानी इंडियन जुडिशियरी। और इसी टॉपिक से आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन से अजित नाथ रे, सुधीर रंजन दास, मेहरचंद महाजन या हरिलाल जयकिशन दास कानिया। अजित नाथ रे, सुधीर रंजन दास, मेहरचंद महाजन या हरिलाल जयकिशन दास कानिया। और इसका सही उत्तर होगा हरिलाल जयकिशन दास कानिया। हरिलाल जयकिशन दास कानिया was the first Chief Justice of India. He served as the Chief Justice of India from 1950 to 1951. He died while serving in office in 1951. तो हरिलाल जयकिशन दास कानिया 1950 से लेकर 1951 तक भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? Which article of the Indian Constitution deals with the establishment of the Supreme Court? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन से अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 124। आर्टिकल 126, आर्टिकल 125, आर्टिकल 123 या आर्टिकल 124। और इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 124। Provisions concerning the Union Judiciary are enshrined in Part 5, Chapter 4 of the Constitution. Article 124 of Chapter 4 states the establishment and constitution of the Supreme Court. It prescribes the strength of the Supreme Court judges along with their qualifications, appointment, and removal method. संघ न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 अध्याय 4 में नहीं थे। अध्याय 4 का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान का वर्णन करता है। यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, उनकी योग्यता, नियुक्ति और निष्कासन की विधि के साथ साथ निर्धारित करता है। हमारा अगला सवाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? To whom the Chief Justice of India submits his resignation. To whom the Chief Justice of India submits his resignation. भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? ऑप्शन से सभापति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति या उपयुक्त में से कोई नहीं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संविधान का अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। हमारा अगला सवाल है, कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी? Who was the first woman judge of the Supreme Court of India? कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी? ऑप्शन से रूमा पाल, रंजना देसाई, इंदु मल्होत्रा या फातिमा बीबी। और इसका सही उत्तर होगा फातिमा बीबी। Fatima Bibi is a former judge of the Supreme Court. She is the first Indian woman to be appointed to this post in the year 1989. He was made a member of the National Human Rights Commission on 3 October 1993. न्यायमूर्ति फातिमा बीबी
सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश है या न्यायाधीश थी। वे वर्ष 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्हें 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी बनाया गया था। उनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीबी है। हमारा अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? ऑप्शन से संसद, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उपयुक्त सभी। द पार्लियामेंट, द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा द पार्लियामेंट यानी संसद। संसद के पास भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है। हमारा अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या करने के बाद हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या करने के बाद हटाया जा सकता है? A judge of the Supreme Court can be removed by the President of India after what? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या करने के बाद हटाया जा सकता है? ऑप्शन से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद, या संसद द्वारा महाभियोग के बाद हटाया जा सकता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जांच के बाद हटाया जा सकता है, या प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद हटाया जा सकता है। A report by the Bar Council of India, an impeachment by the Parliament, an inquiry by Chief Justice of India या रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और इसका सही उत्तर होगा एन इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट यानी संसद द्वारा महाभियोग के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जज आफ्टर द पार्लियामेंट impeaches them. The parliament can impeach a judge for proven misbehavior and incapacity. संसद द्वारा महाभियोग चलाने के बाद भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। संसद किसी न्यायाधीश पर सिद्ध कदाचार और अक्षमता के लिए महाभियोग चला सकती है। हमारा अगला सवाल है, कौन सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और उत्तरदायित्व को परिभाषित करते हैं? कौन सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और उत्तरदायित्व को परिभाषित करते हैं? Who define the functions and responsibilities of the Supreme Court? Who define the functions and responsibilities of the Supreme Court? कौन सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और उत्तरदायित्व को परिभाषित करते हैं? ऑप्शन से संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान या भारत के राष्ट्रपति। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसका सही उत्तर होगा द कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान द्वारा परिभाषित है। द फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का मुद्दा कौन सा नहीं है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का मुद्दा कौन सा नहीं है? विच इज नॉट द इशू ऑफ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन से मौलिक अधिकारों का विवाद, राज्यों के बीच विवाद, भारत के राष्ट्रपति को राय पेश करना या संविधान की व्याख्या। डिस्प्यूट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, ऑफर ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका सही उत्तर होगा ऑफर ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति को राय पेश करना। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का मुद्दा भारत के राष्ट्रपति को राय पेश करना नहीं है। बाकी सभी, चाहे मौलिक अधिकारों का विवाद हो, राज्यों के बीच विवाद हो या संविधान की व्याख्या करना हो, ये सभी के सभी सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में निहित है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीत जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में निहित है?
Under which article of the Constitution of India is the power to issue writs for the enforcement of the fundamental rights vested in the Supreme Court and the High Court? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों। हमारा अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की कितनी आयु निर्धारित है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की कितनी आयु निर्धारित है? What age is prescribed for a person to qualify for appointment as a judge of the Supreme Court of India? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की कितनी आयु निर्धारित है? ऑप्शन है नियुक्ति की तिथि पर 25 वर्ष से कम नहीं, नियुक्ति की तिथि पर 30 वर्ष से कम नहीं, नियुक्ति की तिथि पर 25 वर्ष से कम नहीं, या कोई उम्र निर्धारित नहीं है। Not below 35 years on the date of appointment, not below 30 years on the date of the appointment, not below 25 years on the date of the appointment, या no age is prescribed। और इसका सही उत्तर होगा no age is prescribed। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई भी उम्र निर्धारित नहीं की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। Qualification of judges. A person to be appointed as a judge of the Supreme Court should have the following qualifications. He should be a citizen of India. He should have been a judge of a high court for 5 years, or he should have been an advocate of a high court for 10 years, or he should be a distinguished jurist in the opinion of the president. Yeah, the constitution has not prescribed a minimum age for appointment as a judge of the Supreme Court. न्यायाधीशों की योग्यताएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहना चाहिए, या उसे 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए, या राष्ट्रपति की राय में उसे एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप सभी को तहे दिल से बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।